हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग आए हैं हमारा नीट 2026 का बायोलॉजी का पेपर का पूरी तरीके से आंसर की और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ये बताने के लिए कि आपको यह पेपर किस तरीके का हुआ है। तो गाइज, ये जो पेपर था अभी 2026 का बायोलॉजी का काफ़ी इजी था। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था, यानी 11th और 12th के कंप्लीट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। लेकिन इसी के साथ थोड़ा सा पेपर लेंदी था, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। और इसी के साथ अब अगर हम लोग बात करें इस पेपर की कट ऑफ की, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी की कट ऑफ पिछली बार से थोड़ी सी हाई जा सकती है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पेपर थे वो लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार इजी आए थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो चलिए फटाफट से बिना देर करे आप लोगों को सारे बायोलॉजी के आंसर्स बताते हैं, ताकि आप ये देख सकें कि आपका पेपर कितना ज़्यादा बढ़िया हुआ है। तो जरूर इस पूरी वीडियो को देखिएगा और उसके बाद नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। ओके, तो अभी हम लोग जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं गाइस, वो है कोड 12 और स्टार्ट करेंगे हम लोग बायोलॉजी के डायरेक्टली 91th क्वेश्चन से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ये लास्ट के जो हमारे बायोडाइवर्सिटी वाले जो, यानी कि जो पूरे इकोलॉजी वाला जो यूनिट है उसके अंदर से आया है। इकोलॉजी के इस बार काफ़ी सारे बढ़िया क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिले हैं, बट सारे के सारे कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास द इवल क्वाड्रेट। देखिए, इवल क्वाड्रेट, क्वाड्रेट का मतलब ही होता है फोर, है ना। तो यानी कि यहां पर ये सिंपल सी बात है कि चार चीजों के बारे में बात हो रही है। और ये इवल क्वाड्रेट अगर आपने ध्यान से पढ़ा था, तो वो चार चीजें थी जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी देखें। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बिल्कुल सही बात है। एलियन स्पीशीज इन्वेशन, बिल्कुल सही बात है। एयर पॉल्यूशन, नहीं भाई, एयर पॉल्यूशन अकेला इस चीज के लिए एज सच रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैबिटेट लॉस, बिल्कुल सही बात है। फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, अनकोएग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। ये चारों के चारों एक तरीके से हमारे इवल क्वाड्रेंट का पार्ट मानते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। बाकी के अंदर देखिएगा आप, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन आ रहा है, और इनको एनसीईआरटी ने डायरेक्टली इवल क्वाड्रेंट का नाम नहीं दिया है। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। Which of the following is the site of active ribosomal RNA synthesis? तो देखिए भाई, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस वाला रीजन। अगर आपने सेल चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता है कि न्यूक्लियस में एक डार्क स्टेन्ड जगह होती है, जहां पर हमारे पास क्या होता है बेटा, आर डीएनए होता है, मतलब कि राइबोसोमल डीएनए होता है जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाता है। और यहीं पर हम लोगों को खूब सारे सैटेलाइट क्रोमोसोम भी देखने को मिलते हैं, यानी कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन वाले क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सो मैच द फॉलोइंग। भैया यार देखो, मैच द फॉलोइंग तो हमेशा से जो है इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन रहा है एनसीईआरटी का, है ना। नीट वालों को बहुत पसंद आता है ये। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हम आपको सारे दिखा सकें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए बी सी डी चार हैं, और ये जो हमारे पास है ये सेल साइकिल से है। तो सेल साइकिल में सबसे पहले बात करते हैं अपन G1 फेज की। तो आप लोगों को पता है कि G1 फेज जो होता है उसके अंदर सेल सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और कंटिन्यूसली ग्रो करता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एस फेज में, यानी कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें G2 फेज की, तो एक्चुअल सेल डिवीजन तो एम फेज होता है ना। G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड व्हाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, तो यानी कि अगर इसके बारे में बात करें तो ए जो है हमारा, ए जो है वो हमारा सेकंड हो जाएगा, एस जो है वो हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है, बी जो है हमारा थर्ड हो जाएगा। तो आई गेस यहां पर हमारे पास सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, यानी कि हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी वाले से है। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग मैच द फॉलोइंग वाले के बारे में बात करें, तो यहां पे प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रखा है। तो देखिए, जितना भी सारा फोटोसिंथेसिस होता है यार, जितना भी खाना इस अर्थ पे बनता है वो तो सन की रेस से फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो ए है, सॉरी जो सी है हमारे पास, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो क्या होना चाहिए, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि सी का हमारे पास आ गया फोर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद
अब जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से जितना रेस्पिरेशन लॉस हो जाता है और जो बचता है उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, है ना। जीपीपी इज इक्वल्स टू सॉरी एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, राइट। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच्चा हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, यानी बी का हो गया मेरे पास फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसके भी बाद जिस रेट से बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है आगे के जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उसके अंदर जो आता है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यानी इसका हो जाएगा हमारे पास थर्ड। और बचा क्या हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो कंज्यूमर्स जो ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जो हमारे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो हमारे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो कंज्यूमर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए काफी सारी जो है यहाँ पे लाइनें बन गई हैं, काफी कंफ्यूजिंग हो गया है, लेकिन अगर हम देखें तो ए का हमारे पास थर्ड आ रहा है, बी का हमारे पास सेकंड आ रहा है, बी का सेकंड आ रहा है, ये देखिए दो ऑप्शन मिल रहा है हमें। सी का अगर हमारे पास देखें तो फोर्थ आ रहा है, यानी कि सेकंड हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बढ़िया से एक नए क्वेश्चन के ऊपर। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, यस, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये भी हमारे पास वही आपके इकोलॉजी वाले यूनिट से है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके अंदर क्या ढूंढना भैया, हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो Amazon रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एन एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस। बिल्कुल सही बात है भैया, Amazon रेन फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ मेनी मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, और यदि हम उसको काट करके उसमें सोयाबीन उगाएंगे तो ये हैबिटेट लॉस का एक एग्जांपल माना जाएगा, तो इसको करेक्ट मान सकते हैं हम लोग। फिर आगे जाते हैं, देखो स्टेलर्स काउ, सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस। यस यार, पैसेंजर पिजन तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पहले खत जो है अपने बाबू सोना जादू टोना को हम कबूतर के साथ भेजा करते थे, तो वहीं पैसेंजर पिजन्स और स्टेलर्स सी काउ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था अलग अलग यूज़ के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, यहां तक बिल्कुल सही है। हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, नो भैया पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, उससे तो एक्सटिंक्ट हो गई थी, मोर देन 200 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं, वाटर हियासिंथ इज अ इन्वेजिव स्पीशीज। वाटर हियासिंथ बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो वाटर हियासिंथ जो है उसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये ग्रो करता है और ये इन्वेजिव होता है, यानी कि तुरंत फैल जाता है, तो ये भी हम लोग सही मानेंगे। फिर उसके बाद व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद आर नॉट अफेक्टेड, नो ये बिल्कुल गलत हो गया, अफेक्ट होंगे ना भाई। अगर मान लीजिए कहीं किसी जंगल के अंदर हिरन खत्म हो गए तो उसको खाने वाला शेर भी तो खत्म हो जाएगा, उसको भी तो दिक्कत आने लग जाएगी, तो ये भी आपके पास स्टेटमेंट हो गया गलत, यानी करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास आए ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ओनली, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका हो गया करेक्ट। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। यहां पर भी हम लोगों को क्या करना है भैया, यहां पर है ऑप्शन, लेकिन अपन लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से जो हैं वो सही हुए हैं स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम लोगों को ढूंढना है तो लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, तो देखो यार ये तो गलत हो गया। अगर आप लोगों को याद हो लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, उनके पास हाइड्रोफोबिक टेल होती है और एसिड इन सॉल्युबल पूल में मिलते हैं क्योंकि छोटे छोटे वेसाइकल्स बना लेते हैं जब उनको तोड़ा जाता है, तो ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भैया, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स फोल्डेड हो जाती हैं, फंक्शनल हो जाती है तो उनको प्रोटीन्स बोलते हैं। देन पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, बिल्कुल सही बात है भैया, शुगर्स यानी मोनोसैकेराइड्स जो होती हैं उनकी लंबी लंबी चेन को ही हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। नेक्स्ट, एडेनिन ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स, तो यार ये गलत हो गया, यहां पे प्यूरिन्स आना चाहिए था, है ना। एडेनिन और ग्वानिन क्या है बेटा, प्यूरिन्स है, दो रिंग होती है उनके अंदर, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड ऑलमोस्ट और एंजाइम्स आर प्रोटीन, बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है क्योंकि राइबोजाइम नाम की भी एक चीज होती है यार जो कि क्या है, एक तरीके का आरएनए है जो कि किसकी तरह बिहेव करता है, एंजाइम की तरह बिहेव करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो गया। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो गए, बी सी एंड ई। आइए देखें भैया, बी सी एंड ई हमारे पास है क्या, बी सी एंड ई, बिल्कुल भैया बी सी एंड ई ओनली, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू कैल्विन पाथवे। C3 पाथवे के बारे में बात चल रही है, तो कैल्विन पाथवे की अगर हम लोग बात करते हैं,
केल्विन पाथवे की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितने एटीपी और एनएडीपी चाहिए? तो इसका डायरेक्ट आंसर है बेटा 18 एटीपी और 12 NADPH2, है ना। क्या होता है देखो, याद करो थोड़ा सा कि RUBP 5 कार्बन की होती है, उसमें एक CO2 ऐड हो जाता है, 6 कार्बन हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल PGA के टूट जाते हैं और हर मॉलिक्यूल PGA को 2 ATP और 2 NADPH2 चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए। यानी कि 12 ATP और 12 NADPH2 तो यहीं चल जाते हैं एक एक कार्बन को फिक्स करने के लिए, और ये साइकिल जो है उसको वापस से आप अगर हम लोग बात करें जो थर्ड स्टेप होता है जिसको रीजनरेशन बोलते हैं, उसमें एक एटीपी का और खर्चा हो जाता है। ऐसी कम से कम 6 साइकिल चलती हैं, तब जाकर के हमारे पास क्या डेवलप होता है? एक ग्लूकोज डेवलप होता है। मतलब एक एक कार्बन हम लोग CO2 में डालते जाते हैं और एक एक कार्बन ग्लूकोज के अंदर जोड़ते चले जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 ATP और 12 NADPH। ओके, डायरेक्टली जो है आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 98 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को ढूंढना है रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मॉलिक्यूलर सिजर्स के बेसिस पे हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर ढूंढना है, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सिजर, बिल्कुल सही बात है यार, उनको मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं, ठीक है। These are the enzymes responsible for the restriction of growth of bacteriophages in E. coli, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से तो हम लोगों ने इनको खोजा था, है ना। हमें पता कैसे चला था कि यार ऐसी भी कोई चीज होती है, क्योंकि हमें समझ में आया था कि बैक्टीरियाज ने इवोल्यूशन के थ्रू एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे वो बैक्टीरियोफेज के अटैक को अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। और कैसे प्रिवेंट करते हैं? बैक्टीरियोफेज का जो DNA या RNA वॉटेवर जो भी अंदर आता है उसको वो कटाकट काट देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, ठीक है। देन दे कट DNA ओनली एट द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये बिल्कुल गलत है यार, जरूरी नहीं है सेंटर पे कट करें। अगर हम लोग ब्लंट एंड की बात करें तो सेंटर बिल्कुल सही है, लेकिन सारे के सारे ब्लंट एंड क्रिएट नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA फ्रेगमेंट, ऐसा भी गलत हो गया। ओनली वर्ड जो है यहाँ पे इसने धोखाबाजी करी है। अगर ये ओनली नहीं होता, फ्यू होता है या सम होता, तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। एंड लास्ट दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्योंकि जिस साइट को वो रिकॉग्नाइज करते हैं उसी के ऊपर वो कट लगाते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास A, B और E तो करेक्ट है, लेकिन हमें नॉट ट्रू देखना है, यानी C और D, यानी कि C and D ओनली, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहां पे बन जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 लिस्ट 2 वही भैया सेम बात हो गई है कि हमें एक से दूसरे को मिलाना है, ठीक है। आइए चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डीकंपोजिशन की, तो डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है यार? जो आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ना, है ना। बहुत बेसिक चीज है ये तो इसके लिए हम लोग बात करें एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एटमॉस्फेयर, ये तो गलत हो गया, है ना। ये ह्यूमिफिकेशन हो गया, ह्यूमस का बनना हो गया, ठीक है। रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, ये भी गलत हो गया, मिनरलाइजेशन हो गया। डीकंपोजिशन आ गया ये थर्ड वाला, ठीक है। यानी ए का हो गया थर्ड, ए का हो गया थर्ड। तो देखो ये दो ऑप्शन बन रहे हैं, ए का थर्ड। फिर आते हैं हम बी पे। बी की अगर हम लोग बात करें डेट्रियस, तो डेट्रियस का मतलब ही होता है डेड रिमेन्स, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेट्रियस फूड चेन याद करो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। तो डेट्रियस जो है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर, यानी कि बी का आपके पास क्या हो गया फोर्थ। तो ए का बी का फोर्थ, ये देखो भैया थर्ड ऑप्शन डायरेक्टली हम लोगों को मिल गया। सी का मतलब होता है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मिनरलाइजेशन का मतलब इनऑर्गेनिक मिनरल्स का धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते जो है सॉइल के अंदर जाना। और ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस कोलॉइड सब्सटेंस जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बनता है, गरम गरम होता है और खूब ज्यादा मिनरल उसमें होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। तो हमारे पास आंसर जो हो गया इसका वो हो गया थर्ड, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल। यार सीधा सीधा अगर पूछूं तो ये बोल रहा है कि इनमें से जिम्नोस्पर्म कौन है? बताओ सही बात है कि नहीं, है ना। हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें फ्लावर नहीं बनता, इसका मतलब जो ओवरी है वो कि ओवरी वॉल जो होगी, आपके जो ओव्यूल होंगे उनमें ओवरी वॉल नहीं होगी, है ना। क्योंकि ओवरी वॉल तो किसकी बनेगी? फ्लावर की बनेगी ना यार, गाइनोशियम का पार्ट होता है ओवरी वॉल, राइट। तो सेलेजिलेना, फ्यूनेरिया, पाइनस, वुल्फिया, तो भैया आपके पास क्या आ गया? पाइनस आ गया। सेलेजिनेला, फ्यूनेरिया ये तो और प्रिमिटिव तरीके चले गए, यहाँ पे तो ओव्यूल ही नहीं बनता है, ठीक है। वुल्फिया भी नहीं आएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? थर्ड, यानी कि पाइनस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आ गया देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। इस बार खूब सारे मैच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए हैं आपको।
तो बात कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंटेशन के बारे में, यानी कि ये जो है आपका 11th क्लास का 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी से लिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो अगर हम लोग बात करें मार्जिनल, मार्जिन पे कहाँ लगते हैं यार? अपन ने मटर खाई है कितनी बार, आपको पता है मटर के अंदर मार्जिन के ऊपर लगते हैं। फिर आता है एक्साइल, एक्साइल मतलब पहिए जैसा। नींबू तो सबने काट के देखा होगा ना यार घर पे। नींबू के अंदर क्या होता है? बहुत सारे लोक्यूल्स होते हैं और सेंटर के अंदर खूब सारे जो है उसके बीज लगे हुए रहते हैं। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, यार डायरेक्टली तीसरा आंसर आ गया मेरा तो, है ना। देखो पैराइटल जो होता है वो मस्टर्ड के अंदर होगा और बेसल जो होगा मैरीगोल्ड मैंगो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ रूट। तो यार रूट हेयर्स जो होंगे वो मैच्योरेशन वाले रीजन से ही निकलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग 5th चैप्टर के अंदर ही रूट में जाएंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर, तो वहां पे आपको अलग अलग जोन दे रखे हैं, रूट कैप, जोन ऑफ जो मेरिस्टेम है, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन है, जोन ऑफ मैच्योरेशन है। तो आप देखेंगे मैच्योरेशन से ही जो है रूट हेयर निकल रहे हैं, यानी इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेस ऑफ इलोंगेशन। देखिए डायरेक्टली एक के बाद एक क्वेश्चन जो है मॉर्फोलॉजी से उठाए गए हैं। अगर हम लोग बात करें कि कौन सा ऐसा है प्लांट सेल जो फेस ऑफ इलोंगेशन को डिनोट नहीं कर रहा, कौन सा कैरेक्टर्स? तो इंक्रीज्ड वैक्यूलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है यार, वैक्यूल बड़े होते हैं तो प्लांट जो है वो बड़ा हो जाता है। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, तो ये तो गलत हो गया यार, तो मेरिस्टेम का जो है वो कैरेक्टर होता है ना, मेरिस्टेम के अंदर बड़ा बड़ा एकदम प्रोमिनेंट लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है, इसलिए उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी काफी हाई होता है। इसके अलावा सेल एनलार्जमेंट होगा ही होगा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन भी बिल्कुल होगा। तो आंसर आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा? सेकंड, कि ये जो चीज है ये आपके पास जोन ऑफ एलोंगेशन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 104, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 104। आइए भैया देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आपको क्या देखना है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बेसिस पे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, है ना। तो आपको ये याद होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? एक आपके पास प्रोमोटर रीजन होता है, एक आपके पास टर्मिनेटर रीजन होता है और बीच में आपके पास क्या होती है? स्ट्रक्चरल जीन होती है ना, इस तरीके से होता है। तो a transcription unit in a DNA is defined primarily by 3 regions: promoter, structural gene and terminator। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। The promoter is said to be located towards the 5' end, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 5' end होगा, यहाँ पे 3' end होगा। तो 5' end of structural gene यानी structural gene के 5' end की तरफ होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। The promoter is the DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद हो प्रोमोटर में सिग्मा फैक्टर के साथ जो है RNA polymerase जाकर के क्या करता था? बाइंड करता था। द प्रोमोटर डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, बिल्कुल सही बात है। प्रोमोटर ही डिफाइन करता है कि टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रोमोटर के 5' एंड जिस जगह पर वो होगा वहीं से आगे आपका ट्रांसक्रिप्शन चलेगा। और उसके बाद द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड, बिल्कुल सही बात है, ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यार ये भी बिल्कुल सही बात है, तो सारे सही हो गए क्या इसमें? अच्छा ओके, तो करेक्ट में आ गया ए बी सी डी ई, हाँ ये सारे करेक्ट हैं। आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट। देखिए ऑल आर करेक्ट को छोड़ करके उसने ए बी सी डी ई दे दिया ताकि आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट हो और आप एक ना एक को तो मान ही ले गलत है ना। बहुत बढ़िया तरीके से खेलता है आजकल एनडीए। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है अल्फा हेलिक्स हो या बीटा शीट हो वो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना। प्राइमरी लीनियर होता है, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड कॉइल या फिर बीटा शीट बनता है, टर्शरी में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, एकदम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, और क्वार्टरनरी के तो क्या ही कहने हैं, उसमें एक से ज्यादा सब यूनिट जो है वो आपस में प्रोटीन की इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो आपका आंसर डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं 106, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बेसिस पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो दे आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। मिथेन होता है भैया हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे COOH लगा दो, यहाँ पे NH2 लगा दो, यहाँ पे R ग्रुप लगा दो, इस बेचारे को अकेला छोड़ दो। तो सब्सटीट्यूटेड मिथेन ही बोलेंगे इसको। 3 H जो है 3 हाइड्रोजन है मिथेन के, उनको हम अलग अलग जगह पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ए तो आपका करेक्ट मान लिया अपन ने, ठीक है। आओ बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट, सीरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो यार ये तो गलत हो गया, सीरीन तो OH वाला होता है ना, अल्कोहलिक होता है, ठीक है। सीरीन, टायरोसिन, है ना, ये सब क्या होते हैं? अल्कोहलिक होते हैं। फिर वैलिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात है यार। वैलिन जो है वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आता है, CH3 CH CH3 इस तरीके से जो है R ग्रुप उसके ऊपर जाकर के लगता है। और लाइसिन इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, बिल्कुल गलत बात है यार। लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये तो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। मतलब ए सही था, सी सही था, ए एंड सी ओनली आपका आंसर आ जाएगा
थर्ड, ए एंड सी ओनली। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस इज, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका 11th क्लास चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। बुलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं ग्रासेस के अपर एपिडर्मिस के ऊपर कुछ स्वोलन सेल्स होते हैं, जब पानी की कमी होती है तो वो स्वेल श्रिंक हो जाते हैं और लीफ की इस तरीके से कर्लिंग हो जाती है जिससे कि वाटर लॉस को रोका जा सके, है ना। तो चलिए उसके हिसाब से देखते हैं। टू मेक लीफ इम्परमिएबल टू फंगल स्पोर, गलत। टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, गलत। टू मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, बिल्कुल सही। टू ट्रांसपोर्ट वाटर, बिल्कुल गलत। तो आपका आंसर क्या आ गया भैया, सीधा सीधा थर्ड आ गया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, ओके। सो द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद पीएस2, ये तो गलत हो गया, है ना, गलत हो गया स्टेटमेंट। PS1 वाटर स्प्लिटिंग नहीं करता, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कौन करता है, PS2 यानी कि P680 करता है, क्योंकि उसके अंदर Z स्कीम चलती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है, उसका इलेक्ट्रॉन घूम के नहीं आता, इसलिए उसको पानी को तोड़ के उससे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। उसके बाद C4 प्लांट यूज C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, बिल्कुल सही बात है यार। C4 प्लांट अपना खुद का कोई बायोसिंथेटिक पाथवे थोड़ी चलाते हैं, वो भी C3 साइकिल वाइल ही चलाते हैं, बस शर्त यह है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहीं और से कर करके उसके पास लेकर के जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अगर, ये भी बिल्कुल सही बात है। C4 प्लांट को इसलिए एडवांस माना गया है क्योंकि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो, या फिर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो। C3 प्लांट एग्जिबिट क्रेन्स एनाटॉमी, ये तो गलत हो गया यार। C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं जो कि क्रेन्स एनाटॉमी को शो करते हैं ना, माला जैसा स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद ये आता है एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट अकर थ्रू केमी ऑस्मोसिस थ्योरी, बिल्कुल सही बात है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू ही एटीपी सिंथेसिस होता है, भले ही वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, भले ही वो आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर बात हो, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट कौन हो गए, ए और डी, तो ए एंड डी ओनली, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया सेम हमारे पास 109, मैच द फॉलोइंग। हाँ जी, तो मैच द फॉलोइंग के अंदर आइए बात करते हैं। कंजक्टिव टिश्यू, कैस्पेरियन स्ट्रिप, सब्सिडरी सेल्स, तो यार ये तो आपके पास वही 6 वाले चैप्टर से आ गया, एनाटॉमी से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंजक्टिव टिश्यू की। तो कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में होने वाला, है ना, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो इसका आंसर आ गया सीधा सीधा थर्ड। फिर आता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप तो एंडोडर्मिस के अंदर होती है जहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, इसका आंसर आ गया फोर्थ, यानी ए का थर्ड बी का फोर्थ। आओ देखें, ए का थर्ड बी का फोर्थ, सेकंड भी बन रहा है, थर्ड भी बन रहा है। सी पे आते हैं सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटल पोर होते हैं, उसके आसपास के जो सपोर्टिंग सेल होते हैं उनको सब्सिडरी सेल बोलते हैं, यानी कि टिश्यू बिटवीन जाइलम फ्लोएम, ये तो गलत, एंडो रिच नहीं स्टार्च, ये आ गया आपके पास, है ना। तो सी का आ गया फर्स्ट, और स्टार्च शीट तो देखो नाम से पता चल रहा है, स्टार्च शीट मतलब कि रिच इन स्टार्च, रिच इन स्टार्च, ये तो नाम से पता चल रहा है यार। तो आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा, थर्ड आंसर आपके पास आ गया, है ना, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के बीच में हम लोग मैचिंग कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO कौन है इसमें से, तो बीटी कॉटन GMO है ना, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है उसको। फिर उसके बाद थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये तो थर्मस एक्वेटिकस यानी कि जो हमारे आर्की बैक्टीरिया है वहां से लिया गया है, यानी ए का सेकंड, बी का थर्ड। टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, PBR 322 इसर्शिया कोलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया, ए का 2, बी का थर्ड, सी का 1, डी का 4, सही बात है ना। देखो क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इधर उधर नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस बार। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हेट्रोफिलस डेवलपमेंट, यार हेट्रोफिलस का मतलब क्या होता है, एक ही प्लांट जब अलग अलग हैबिटेट के अंदर अलग अलग तरीके के लीफ, हेट्रोफिल, हेट्रोफिल अलग लीफ, डिफरेंट लीफ वो शो करता है, तो उसको हम लोग हेट्रोफिलस कहते हैं। और इस कंसेप्ट को प्लास्टिसिटी कहते हैं। आपके जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसके अंदर इसका एग्जांपल दे रखा है बटरकप में, है ना। तो पूछ रहा है आपको हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पांस टू एनवायरनमेंट इन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, तो डायरेक्ट आंसर हम प्लास्टिसिटी को लगा सकते हैं। डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आपके परमानेंट टिश्यू जब दोबारा मेरिस्टेम बनाते हैं उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। इलास्टिसिटी आपको पता ही है, आपके जो प्लांट होता है उसके अंदर मैंड वगैरह होने की ताकत जो होती है। रीडिफरेंशिएशन, सेकेंडरी टिश्यू का दोबारा परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाना, है ना। तो प्लास्टिसिटी हमारे पास आ गया।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 112 की, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो यार रेसिमोस में सीधा सीधा ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि यहां पर लगते हैं, एपेक्स पे कोई फ्लावर नहीं लगता है ना, और एक्रोपेटल ऑर्डर होता है। ठीक है, देखो एक्रोपेटल ऑर्डर होता है। तो द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, ये तो गलत हो गया। द ग्रोथ इज लिमिटेड, ये भी गलत हो गया। द फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन, ये बिल्कुल सही हो गया। फ्लावर आर सॉलिटरी, अकेला फ्लावर कहाँ होता है, झुंड में लगता है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन इन द 6th पोजीशन ऑफ ग्लोबिन चेन। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया, है ना, जी की जगह जी हो जाना, सही बात है ना। कहां दे रखा है आप लोगों को, आपके जो 12th क्लास के मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसके अंदर इसको डायरेक्टली बता रखा है। ठीक है, तो वो सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है, हीमोफीलिया के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर में गड़बड़ होती है, थैलेसीमिया के अंदर जो हमारे हीमोग्लोबिन है वो कम बनता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, जहां जो हीमोग्लोबिन है उसकी चेन ही खराब हो जाती है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी डिजीज है जहां पर हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं होता, तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और जो बचा हुआ फिनाइल एलेनिन है वो लिवर के थ्रू डीएमिनेशन करके कीटोन बॉडीज के थ्रू यूरिया में बाहर, यानी कि यूरिन के थ्रू बाहर आने लग जाता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए चलते हैं आगे। तो मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेम वही वाला बात आ गया, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। आइए बात करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो भाई एंटेरिनम है ना, स्नैपड्रैगन, 4 o'clock प्लांट, इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ए का आ गया आपके पास सेकंड। को डोमिनेंस, तो को डोमिनेंस तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का एग्जांपल है, यानी बी का आ गया फोर्थ। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि आपके पास जो एक ही पर्टिकुलर तरीके की जीन है वो अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स आप लोगों को शो करे, है ना। तो प्लियोट्रॉपी के अंदर आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास कौन सा आ जाएगा, प्लियोट्रॉपी में देखो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का आ जाएगा आपके पास थर्ड। ये देखो प्लियोट्रॉपी, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोलेज एंजाइम ना होने की वजह से फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज होती है। अब इस एक एंजाइम के ना होने की वजह से कितने इफेक्ट आ रहे हैं, मेलेनिन कम हो रहा है ना, स्किन के ऊपर से डिकलरेशन हो रहा है, बालों में सफेद कलर आ रहा है, T3 T4 बनने में दिक्कत आ रहा है, डोपामिन बनने में दिक्कत आ रहा है, एड्रेनलिन बनने में दिक्कत आ रहा है। तो एक ही जीन की वजह से काफी सारे इफेक्ट होते हैं, उसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है, पॉली मतलब बहुत सारे जीन, मतलब एक से ज्यादा जीन, है ना। एक जीन के जनरली हम लोगों को दो ही क्या देखने को मिलते हैं, एलील देखने को मिलते हैं, बट एक ही जीन के अगर हमें बहुत ज्यादा एलील देखने को मिले, बहुत सारे टाइप देखने को मिले, तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो कि ए बी सी 3 जीन के थ्रू हमारे ह्यूमन स्किन कलर को बताता है ना। यानी कि आपके पास ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। देखो यार फर्स्ट जो है आपका सीधा सीधा इसका आंसर बन गया। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपका 12th क्लास का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपको बता रखा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से पहले आपके पास मियोसिस होगा, मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर माइक्रोस्कोप टेट्राड बनेंगे, फिर उसके बाद आगे उनका डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में। कैसे होता है, 2 माइटोटिक डिवीजन से होता है ना। तो देखते हैं इसमें क्या क्या धीरे धीरे रखिए। माइक्रोस्कोप टेट्राड तो बाद में बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू आ जाएगा, ओके ठीक है। सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू आएगा, है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू से मेरे पास क्या बनेगी, स्पोरोजिनस टिश्यू से मेरे पास बनेगी पॉलन मदर सेल, फिर पॉलन मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्कोप टेट्राड, और हर एक टेट्राड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन गिन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी, थर्ड ऑप्शन जो है आपका बी डी ए सी, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात चल रही है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग आइसोलेशन करते हैं डीएनए का, इट्स डाइजेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब, वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट्स, है ना, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफरिंग द सेपरेटिक डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है ना। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ये तो सबसे लास्ट स्टेप आएगा हमारे पास। सेपरेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये उससे पहले आएगा। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ये इसके बाद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आइसोलेशन करूंगा, है ना, फिर उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं सेपरेशन करूंगा, है ना। ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं अपन, है ना, साफ कर देते हैं, हाँ साफ कर दिया। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने
आइसोलेशन किया, भाई डीएनए निकालूंगा तभी तो उसके ऊपर काम करूंगा। आइसोलेशन करने के बाद मैंने क्या किया, सेपरेशन किया, सेपरेशन कर दिया भाई। सेपरेशन करने के बाद इसको डीएनए को अलग सिंथेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि मैं जिस पर्टिकुलर डीएनए को चाहता हूं फिंगरप्रिंटिंग के लिए उसी का मैं इस्तेमाल करूंगा, बाकी दूसरों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ना। तीसरा हो गया। फिर उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में इनका हाइब्रिडाइजेशन करूंगा। फोर्थ, हाइब्रिडाइजेशन करूंगा वीएनटीआर प्रोब से, और वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद इनको क्या करूंगा, अल्टीमेटली मैं ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इनको डिटेक्ट करूंगा, यानी कि ये आ गया फिफ्थ स्टेप। तो ए ई फर्स्ट और सेकंड दोनों में आ रहा है। फिर उसके बाद सी सी सी, देखो फर्स्ट स्टेप आ गया आपके पास, AECBD, AECBD, है ना। आइए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। या exploring molecular genetic and species level diversity for the products of economic importance is called, okay, मॉलिक्यूलर जेनेटिक और स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, बायो मैग्निफिकेशन तो गलत हो गया, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब आपको पता है बायो एक्यूमुलेशन में आता है। बायो फोर्टिफिकेशन भी गलत हो गया, उसमें प्रोटेक्शन करते हैं हम लोग। बायो रेमेडिएशन भी गलत हो जाएगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग है ना, प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं हम कि कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसका हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक या स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी कैसे प्रोडक्ट के लिए क्या क्या प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, तो मैं प्रोस्पेक्ट देखता हूं यार ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, इससे बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर आज ये नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 118 की। देखो फिर से हमारे पास आ गया करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला, है ना। तो क्या पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बीज। हनी बीज में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कैसे होता है बेटा, उनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस होता है ना। जो ड्रोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और विदाउट फर्टिलाइजेशन वो डेवलप होते हैं, है ना। तो ऐसा बोलते हैं ड्रोन्स के फादर और सन नहीं होते, लेकिन ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन होते हैं, ठीक है। तो चलो ये बात करते हैं, बढ़िया मस्त क्वेश्चन लग रहा है ये। तो सबसे पहले एन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स अ फीमेल, ये 100% श्योर है, क्योंकि फीमेल क्वीन हो या वर्कर हो वो कैसी होगी, 2n होगी, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, डिप्लॉइड बन गया है जायगोट, तो उससे 100% फीमेल ही बनेगी, मेल नहीं बन सकता। कूल। नेक्स्ट, एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू द मेल बाय पार्थिनोजेनेसिस, ये भी बिल्कुल सही बात है। पार्थिनोजेनेसिस सबसे पहले एफिड्स में देखी गई थी, लेकिन हनीबी के अंदर भी इसको बढ़िया से स्टडी किया गया था। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, मतलब विदाउट स्पर्म आए, वो एग डायरेक्टली किस में डेवलप हो जाता है, एक ड्रोन में डेवलप हो जाता है, यानी मेल में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो अ मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द फीमेल, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग से हो रहा है, तो मेल n होगा और फीमेल कैसी होगी, 2n होगी, है ना। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, ये गलत हो गया। देखो मेल अगर खुद हैप्लॉइड है तो मियोसिस से स्पर्म कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, और ज्यादा आधे हो जाएंगे, है ना भाई। 2n से n हो सकता है, वहां मियोसिस हो सकता है, पर n से n/2 थोड़ी करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हनीबीज हैव हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, तो यहाँ बिल्कुल ये जो वाला होता है इसको हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक बोलते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड में भी डेवलपमेंट हो रहा है और डिप्लॉइड में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो करेक्ट पूछा गया हमसे, ट्रू पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, तो ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, फोर्थ ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट हो गया, ए बी सी और ई, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यार ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग डीनेचर करते हो, यानी कि जो आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हो, फिर उसमें क्या करते हो आप आरएनए का एक छोटा सा प्राइमर लगा देते हो जिसको एनिलिंग कहते हैं, और उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज यानी टैक पॉलीमरेज अपना काम करता है और धमाधम धमाधम डीएनए की कॉपी बनाता चला जाता है, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन, एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। लो पहला ही क्वेश्चन, पहला ही आंसर मिल गया हमको, बढ़िया है ना। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन एंड आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। देखो डीएनए सेपरेशन भी बोल रहा है, आइसोलेशन भी बोल रहा है और विजुअलाइजेशन बोल रहा है, तीनों चीजों के बारे में वो बात कर रहा है। तो द कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सीजर, ये बिल्कुल सही बात है, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस के थ्रू हम कटिंग करते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एन अगारोस जेल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए जो होता है वो साइज के बेसिस पे, भाई छोटे सीक्वेंस फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं, और बड़े बड़े जो आपके पास रहते हैं टेम्पलेट्स, यानी कि डीएनए के जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं वो पीछे की तरफ रह जाते हैं साइज के हिसाब से, है ना। The separated DNA fragment can be seen without staining
नहीं, विदाउट स्टेनिंग नहीं हो सकता। ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड की हमें स्टेनिंग करनी पड़ती है, तभी हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स व्हेन स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी सीन विद विजिबल लाइट। नहीं, यूवी लाइट के अंदर देखने को मिलता है, यूवी लाइट, है ना। तो करेक्ट कौन से हो गए बेटा? ये दोनों तो इनकरेक्ट हो गए, ए और बी, ए और बी ओनली। फोर्थ आपका यहां पर आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं 121 के बारे में। द मेन क्राइटेरिया यूज फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय R.H. विक्टेकर इन 1969 इंक्लूड, ओके, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, उन्होंने यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बारे में बात करी थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यस, उन्होंने बात करी थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम, तो यार प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम उन्होंने नहीं लिया था क्योंकि सबके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम एल्गी के अंदर डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, पर R.H. विक्टेकर ने इनके ऊपर बात नहीं करी थी। और रिप्रोडक्शन, सही बात है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसा होता है उसके बारे में उन्होंने बात करी थी। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यस ये भी है। आप बोलोगे सर ये कहां से आया? बेटा ये टेबल में नहीं दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसके अंदर ये बात साफ साफ दे रखी है कि उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशन यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी इस्तेमाल किया था, है ना। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ए बी डी और ई, ए बी डी ई ओनली, ए बी डी ओनली, ए बी डी ई ओनली, सी आपके पास नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल। ट्रिप्लॉइड सेल, ट्रिप्लॉइड मतलब 3n सेल। तो सेंट्रल सेल की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल सेल कब बोलते हैं उसको? जब उसके अंदर 2n होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ओके। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल 3n होता है ना, ट्रिप्लॉइड होता है। जायगोट तो हमेशा 2n होता है, यूनिवर्सल है। और सिनर्जिड सेल्स कैसे होते हैं? वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि किसका पार्ट है वो? एम्ब्रियोसेक का पार्ट है ना। तो 3n इसके अंदर से क्या आ रहा है? सिर्फ सेकंड आ रहा है आपके पास, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आ रहा है। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सेकंड, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आओ नेक्स्ट बात करते हैं 123, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रेफरेंस टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की जो पैकेजिंग है उसके बेसिस पे करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, ओके। तो हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, बिल्कुल सही बात है ना। और अगर आपको याद हो तो H2A, H2B, H3, H4, ये 4 हिस्टोन है, 4 आगे 4 पीछे, ऐसे करके एक ऑक्टामर बनाते हैं। और H1 क्या करता है? जोड़ने का काम करता है ना, सीलिंग का काम करता है। हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। यार नेगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कैसे हो सकता है? तो उल्टी पुल्टी बात हो गई ना, उल्टी पुल्टी बात हो गई, है ना। कोई भी चीज अगर नेगेटिव है तो एसिडिक होगी, और बेसिक है तो पॉजिटिव होगी, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये तो डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है एनसीईआरटी ने, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीएनए पॉजिटिवली चार्ज, द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, पॉजिटिवली चार्ज डीएनए हो ही नहीं सकता भाई, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, स्टेटमेंट ही गलत है, आगे पढ़ना ही नहीं है। The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins called non-histone chromosomal proteins, ये बिल्कुल सही बात है ना। एक बार आपके पास वो ऑक्टामर के चारों तरफ लिपट जाता है 200 बेस पेयर तक का डीएनए, फिर उसके बाद H1 उसको सील कर देता है, फिर उसके बाद आगे जो उसको फर्दर पैकिंग करनी है हमको क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाने के लिए, वहाँ पे हमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? ए करेक्ट आ गया, सी करेक्ट आ गया, ई करेक्ट आ गया, तो ए सी एंड ई ओनली, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? सेकेंड आंसर आ गया, है ना। आइए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिचू कंजर्वेशन मेथड। इन सिचू कंजर्वेशन मेथड का मतलब क्या होता है बेटा? इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो जिस जगह पर रहता है उसी जगह पर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको कहीं और नहीं लिया जाता, है ना, बाहर नहीं लेके जाते। तो सेक्रेड ग्रूव्स, बिल्कुल सही बात है, किसी एक पर्टिकुलर जगह को सेक्रेड ग्रूव्स बता दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सफारी नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है, पर सफारी पार्क नहीं। बॉटनिकल गार्डन में तो आपने खुद गार्डन बनाया है, कहीं से प्लांट को निकाल करके ही आपने लगाया होगा। सीड बैंक नाम का मतलब ही समझ में आ रहा है कि यार एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने सबके सीड स्टोर कर रखे हैं, तो कहीं से निकाल करके मैंने सीड स्टोर करे होंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सेक्रेड ग्रुप। बहुत सारे बच्चों ने ये किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने ये किया होगा। सफारी पार्क आ गया ना बेटा, सफारी पार्क, सफारी पार्क बनाए जाते हैं। देखो जो मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, उसके अंदर जो बीच का एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जानवर रहते हैं, उसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। सफारी पार्क स्पेसिफिकली बाउंड्रीज करके बनाए जाते हैं जहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स रहते हैं, और उनके ऊपर भी ट्रैकर लगा होता है कि वो कहाँ घूम रहे हैं कहाँ नहीं घूम रहे हैं, है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपके आंसर क्या आ जाएगा? सेक्रेड ग्रूव्स। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, इन लैक ऑपेरोन द जी जीन, जेड जीन कोड्स फॉर, तो बेटा जेड वाई ए जी पी टी, है ना। जेड किसको करती है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, वाई किसको करती है? परमीज को, और ए किसको करती है? ट्रांस एसिटाइलेज को। तो जेड किसको करेगी भैया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, डायरेक्ट आंसर, है ना।
चलिए बात करते हैं 126 के बारे में। तो मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, 2,4-D क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है कि नहीं? है ना। और इसको किसकी तरह यूज करते हैं? हर्बिसाइड की तरह यूज करते हैं एपिकल डोमिनेंस के लिए, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है GA3। अगर हम GA3 की बात करें तो ये क्या है? जिब्रिलिक एसिड है, और जिब्रिलिक एसिड ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ना, इंटरनोड एलोंगेशन करता है, तो शुगर केन को इस्तेमाल किया जाता है ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है काइनेटिन। तो काइनेटिन जो है बेटा एक तरीके का क्या है? साइटोकाइन है, और साइटोकाइन का काम क्या होता है? स्टोमेटल क्लोजर तो गलत हो गया, ये तो एब्सिसिक एसिड करेगा। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, है ना, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी हुई है। काइनेटिन क्या करता है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है, और एबीए एब्सिसिक एसिड यानी स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा? मेरा स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये देखो थर्ड ऑप्शन आपका डायरेक्टली यहां पे आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस, है ना, यहां पे आपको करेक्ट सीक्वेंस दे रखा है। चलिए बात करते हैं। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डाइजेशन ऑफ सेल वाले तो बाद में करेंगे, आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट ये भी बाद में करेंगे, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ये भी बाद में करेंगे, आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम द टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। सबसे पहला स्टेट हमारे पास ये आएगा भाई, सबसे पहले तो आइसोलेशन करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद उसका डाइजेशन करेंगे, सेल वॉल को तोड़ेंगे, है ना। फिर सेल वॉल तोड़ने के बाद हमारे पास क्या आएगा? नेकेड प्रोटोप्लाज्म आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फिर फ्यूजन कराएंगे, और फिर लास्ट में हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म को ग्रो करा के नया प्लांट बना देंगे, है ना। तो क्या आ गया आपके पास? DABCE, 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 DABCE। आओ देखते हैं, DABCE, DABC, ये देखो सेकेंड आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, डायरेक्टली कर लेते हैं यहीं पे। 2C15H98O6 प्लस 145O2 गिव्स यू 102 CO2 98 H2O प्लस एनर्जी। रेस्पिरेशन क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा देखो, ये पता कैसे लगाऊं मैं? देखो मुझे पता है कार्बोहाइड्रेट है तो RQ1 होता है ना, अगर प्रोटीन है तो RQ 0.9 होता है, और अगर फैट है तो 0.7 होता है। अब तुम देखो, अगर ये शुगर होता यानी कार्बोहाइड्रेट होता तो जितना कार्बन होता लगभग उसके आसपास ऑक्सीजन होना चाहिए था, मतलब ये C51H98 अगर O भी लगभग 51, 52 या 50 होता तो मैं इसको कार्बोहाइड्रेट मान सकता था। लेकिन अगर तुम देखो ऑक्सीजन बहुत कम है, कार्बन के मुकाबले ऑक्सीजन बहुत कम है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, ये क्या है बेटा? फैट है। और फैट का RQ कितना होता है? 0.7 होता है ना। तो फॉर बायोमोलिक्यूल यूज फॉर रेस्पिरेशन इज लेस देन 0.5, ये तो गलत हो गया। बिटवीन 0.5 एंड 0.95 ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? सेकंड, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं 129 की। तो सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर हैव बीन 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। कहां? इवोल्यूशन से बात चल रही है। हाउ इज द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन विच इज इन द प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रीवियस एपिसोड? तो सिक्स्थ वाला डिफरेंट कैसे? चलो देखो बात करते हैं। द करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट आर फार लोअर देन दोज ऑन द प्रीवियस एपिसोड। ये गलत है, लोअर तो नहीं है, धीरे धीरे हो रही है, पर लोअर बिल्कुल नहीं है, उल्टा ज्यादा ही है। The present species extinction rate are 100 to 1000 times faster than pre-human times। बिल्कुल सही बात है ना, हम इंसानों ने ऐसी की तैसी कर रखी है अर्थ की, और अपने ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए हम बहुत सारी स्पीशीज को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है। द प्रेजेंट नेट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट इज जीरो। हाँ, सपनों में कहां से जीरो हो गया भैया? खूब सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट हो रही हैं, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता। द करेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट नियरली 10 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ प्रीवियस। नियरली 10 नहीं है, 100 to 1000 टाइम्स है, 100 to 1000 टाइम्स है। तो आपके पास ये भी गलत हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास? सेकंड, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, फिर से आ गया यार मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कितने मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया इसने, है ना इस बार। ट्रिप्सिन एंजाइम है, मॉर्फिन क्या है? एल्कलॉइड है, ड्रग है एक तरीके की। कॉन्काविलिन ए लैक्टिन है, और कोलेजन इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है ना, बायोमोलिक्यूल से है डायरेक्टली। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ गया डायरेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट पूछा यार, यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात चल रही है। तो both the words in binomial nomenclature when handwritten are separately underlined or printed in italics, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें not true ढूंढना है, ठीक है। The specific epithet in the biological name start with a small letter, ये भी बिल्कुल सही बात है। The first word in the biological name represents the specific epithet, ये गलत हो गया। फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो गलत हो गया। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये बिल्कुल सही बात है, डेड लैंग्वेज है ना। तो आपके पास नॉट ट्रू का आंसर क्या आ गया बेटा, थर्ड ऑप्शन 3 आपके पास नॉट ट्रू है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, सो द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन कैल्विन साइकिल, कार्बोक्सिलेशन यार आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, अपना रुबिस्को, सीधा आंसर है ये तो, है ना, बच्चे को पता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोरल फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी मतलब आलू वाली फैमिली के बारे में बात चल रही है बच्चे, आलू वाली फैमिली, है ना। तो आलू वाली फैमिली के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, बाइसेक्शुअल होता है, कैलिक्स होते हैं 5, कोरोला होते हैं 5, फ्यूज होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन होती है, गाइनोशियम 2 से ज़्यादा हो सकता है, और सुपीरियर ओवरी हो सकती है ना। यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया आपके इसका फर्स्ट, है ना। देखो कैलिक्स भी फ्यूज 5 फ्यूज, कोरोला 5 फ्यूज, एपिपेटलस कंडीशन 5 एंडोशियम, और गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी और 2, है ना, सोलेनेसी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल धतूरा है। धतूरे का पहले बहुत आप देखो, एक जैसे जो थोड़े से डेजर्ट एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे एक वाइट कलर का इतना बड़ा फूल उगता है, शिव जी की चढ़ता है ना, उसको आप देखोगे ना, प्रॉपर सोलेनेसी का एग्जाम्पल है। आप देखोगे उसके सारे के सारे कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, वाइट कलर के पेटल्स होते हैं, और सब के सब इस ये जो होते हैं ना, ये उसमें रहते हैं, एस्टिवेशन जो होता है उनका, एस्टिवेशन वो बिल्कुल सीधा सीधा होता है, ट्विस्टेड भी नहीं होता, ना इम्ब्रिकेट होता है, ना आपके नॉर्मल होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। तो डायरेक्टली ऐसे इस तरीके से फ्यूज होते हैं वो, है ना, ऐसे फ्यूज नहीं होते वो, ठीक है। और 5 ही उसके अंदर आपके पास स्टेमिन मिलेंगे आपको, और उसका जो ओवरी मिलेगा उसको जब आप कट करके देखोगे तो 2 लोक्यूल्स आप लोगों को उसको देखने को मिलेंगे, है ना। सोलेनेसी का दूसरा एग्जाम्पल टमाटर से भी तुम देख सकते हो, टमाटर को काटो ना तो एक बीच में बड़ा सा वो दिखता है, स्वॉलन प्लेसेंटा, ऑब्लिक स्वॉलन प्लेसेंटा, वो सोलेनेसी फैमिली का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। और नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द पॉलिनेशन ब्रिंग्स जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, डिफरेंट टाइप की बात चल रही है तो जीनोगेमी भैया। देखो क्लिस्टोगेमी नहीं हो सकता, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑटोगेमी में खुद का ही आ रहा है, जैटोनोगेमी में डिफरेंट पॉलन ग्रेन नहीं आएंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन फ्लावर दूसरा है लेकिन प्लांट तो सेम ही है ना भाई, प्लांट तो सेम ही है, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम आएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, जीनोगेमी, यानी कि प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन। फिर लिस्ट है, भगवान कितनी लिस्ट है यार इस बार। आओ, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है भैया, साइटोप्लाज्म में चलती है ना। ईटीएस कहाँ चलेगी, आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलेगी, ठीक है। और एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे होता है केमियोस्मोटिक थ्योरी के लिए, और क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चलती है। तो ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट डायरेक्ट, है ना, लोकेशंस के बेसिस पे। Insertion of a foreign DNA at BAM-H1 site in an E. coli cloning vector PBR322 result in the loss of antibiotic resistance। तो अगर तुम्हें याद हो तो ये PBR322 था, यहाँ पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और यहीं पे BAM-H1 की साइट होती है बेटा, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन का लॉस हो जाएगा, एम्फिसिलिन का तो यहाँ पर है ना। अगर हम लोग दूसरे वाले को यूज़ करें तो होता है एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन दोनों गलत है, ग्रेटामाइसिन का तो उसके अंदर होता ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा थर्ड आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, द 6th म्यूटेंट कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन यूजिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड चेंज द आरबीसी शेप इज। अरे यार ये तो सिकल सेल एनीमिया के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया, देखो दोबारा, पहली बार ऐसा हुआ यार। बताओ जीएजी की जगह जीयूजी होता है कि नहीं होता है, अभी बात करी थी अपन ने, है ना। जीएजी 6 पोजीशन पे जीएजी की जगह जीयूजी होता है, तो 6 पोजीशन पे क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, एक हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड की जगह नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आ जाता है ना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 138, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, है ना। 8 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में से गिफ्ट गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है इसके बेसिस पे।
तो ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू यूट्रस ऑफ एन इनफर्टाइल फीमेल, ना यूट्रस में तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो सकता, ये तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही गलत है ना। It is the transfer of an ovum collected from the donor into fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization development। ये एक बार को मैं सही मान सकता हूँ क्योंकि गैमीट को ट्रांसफर कर रहा हूँ, है ना, जिफ्ट नहीं है। जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता तो 8 ब्लास्टोमियर के आसपास है, उसके बाद मैं ट्रांसफर करता, लेकिन मैं गैमीट ट्रांसफर कर रहा हूँ। अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8, नहीं जिफ्ट हो गया, ये जिफ्ट हो गया। अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ना ये भी गलत हो गया, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड, डायरेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डिसीट। भैया सेक्सुअली धोखा देने वाले कौन हैं, तो उसमें आपके पास कौन आता है बेटा, ऑर्किड्स। ऑर्किड्स क्या करते हैं, सूडो कॉपुलेशन करवाते हैं। उनको पॉलिनेशन के लिए क्या करना होता है, उनका जो फ्लावर होता है वो बिल्कुल फीमेल बम्बल बी जैसा दिखता है, तो मेल को ऐसा लगता है कि मैं फीमेल के साथ कपुलेशन करने के लिए जा रहा हूँ, और बाद में उसको पता चलता है ये तो धोखा ही धोखा है ना। तो सेक्सुअल डिसीट के थ्रू पॉलिनेशन कौन करवाता है, आपके पास ऑर्किड्स कराते हैं, ठीक है। तो फीमेल वास्प एंड फिग, नहीं ये तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। कोको एंड क्रो ये भी नहीं आएगा। ऑफिस, ऑफिस बेटा ऑर्किड का एग्जांपल है, ठीक है। सी एनिमोन एंड क्लाउनफिश भी नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। ओके, बात कर रहे हैं हम लोग सीक्वेंस की। Evolution of human are parallel to progressive development of the brain language skills. As such, evolution in individual species, sequence of their appearance बता रहा है भैया। तो सबसे पहले होमो हेबिलिस आए, होमो इरेक्टस आए, ठीक है, रामापिथेकस उसके बाद आए, ये तो गलत हो गया, रामापिथेकस पहले आएंगे, है ना। तो ये डबल बार हो गया क्या, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हुई बेटा, ये थोड़ा डबल बार हो गया ना, यही फर्स्ट है तो फर्स्ट नहीं है, ठीक है। पहले रामापिथेकस आए, ठीक है, और होमो हेबिलिस आए, ठीक है, होमो इरेक्टस आए, ठीक है, निएंडरथील आए, फिर होमो सेपियंस आए, बिल्कुल सही बात है। होमो सेपियंस के बाद रामापिथेकस, ना होमो सेपियंस तो लास्ट है। निएंडरथील के बाद रामापिथेकस, ना ये भी गलत है ना। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, सेकंड आ गया, ठीक है। क्या था, अगर वैसे देखें तो सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, फिर उसके बाद रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद आपके पास निएंडरथील्स, क्रोमैग्नॉन्स, फिर उसके बाद आपके पास जाता है आपका होमो सेपियंस, है ना। इवोल्यूशन के लास्ट टॉपिक के से आंसर ये क्वेश्चन उठाया गया है। लिस्ट 1, लिस्ट 2 रिलेटेड टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो फीटल मूवमेंट स्टार्ट एंड हेयर अपीयर्स टू हेड, ये होता है बेटा 5th वीक के आसपास, है ना, 5th वीक के आसपास ये चीज होती है। फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, ये आपका 3rd ट्राइमेस्टर से पहले हो जाता है। द फीटस डेवलप्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड जेनाइटल, ये भी आपका 3rd से पहले पहले हो जाता है, ठीक है। और फीटस बॉडी इज कवर्ड इन फाइन एयर, ये सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे लास्ट में डी का आपके पास हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, डी का आपके पास हो गया फर्स्ट। ए फीटल मूवमेंट स्टार्ट, ये आपका 20 वीक में हो जाता है ना, 5th मंथ के आसपास। फिर फीटल डेवलपमेंट लिम्स एंड डिजिट, लिम्स और डिजिट डेवलप होते हैं उसके 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। और सेक्सुअल और जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 1st ट्राइमेस्टर के एंड में ये चीज़ डेवलप हो जाती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए का सेकंड, बी का आई गेस 3rd, सी का 4th, और डी का हो गया फर्स्ट। तो आंसर आ गया आपके पास 4th, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर प्रोक्योर्ड सम फिश लाइक एनिमल्स अपॉन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स फॉर ऑब्जर्व, ठीक है, फिश लाइक बोल रहा है वो, लेकिन फिश है कि नहीं वो आपको बताना है, ओके। एंडोस्केलेटन वाज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, तो कॉन्ड्रोक्थीस हो सकती है। एक्टोपेरासाइट एज दे आर फाउंड अटैच्ड ऑन द फिश ऑफ द स्किन एंड देयर सर्कुलर सकिंग माउथ, तो भैया कॉन्ड्रोक्थीस नहीं है, वो तो ग्नैथोस्टोमेट में आती है, इनके पास जबड़ा ही नहीं है ना, साइक्लोस्टोमेट लग सकता है। चलिए, पेयर्ड फिन्स एंड स्केल वर एब्सेंट, तो भैया 100% कॉन्ड्रोक्थीस तो नहीं है। 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट, तो इसका मतलब पेट्रोमाइजोन, हैगफिश पे जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ एनिमल डिड कंसिडर, एक्सोप्टस तो नहीं होगा, ब्रैंकियोस्टोमा नहीं होगा, पेट्रोमाइजोन, है ना, पेट्रोमाइजोन। स्कॉलिडोन तो डॉगफिश होगी, कॉन्ड्रोक्थीस में चलेगी। तो पेट्रोमाइजोन कैसे पता चला, सर्कुलर सकिंग माउथ से पता चला, सर्कुलर सकिंग माउथ से पता चला, है ना। आओ भाई नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो अ सीरीज ऑफ सेल डिवीजन एंड प्रोड्यूस स्पर्म, सही बात है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके।
सो स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। यार ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो माइटोसिस भी करेगी, वरना स्पर्मेटोगोनिया देखो 100 स्पर्मेटोगोनिया सबके सब मियोसिस कर लेंगी, तो फिर अगली बार स्पर्म कौन बनाएगा, है ना। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके खुद को ही दोबारा बनाती हैं, और कुछ बची हुई मियोसिस करके स्पर्म बनाती हैं, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट आओ बात करते हैं, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली। नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोसिस होता है, मियोसिस होता है ना, तो गलत हो गया ये। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म। बिल्कुल सही बात है, सेकंड मियोटिक डिवीजन माइटोसिस जैसा ही होता है ना, सेकंड स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस। नो, स्पर्मेटिड्स बन गए, हैप्लॉइड बन गए, अब इसके अंदर कोई नया मियोसिस माइटोसिस नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। तो स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस। बिल्कुल सही बात है, स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पार्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस, जहां पर ऐसा स्पर्मेटिड ऐसे स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है। तो सी एंड ई ओनली, सी एंड ई ओनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ चिल्ड्रन विथ ओ ब्लड ग्रुप वेयर द बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी। अरे वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मदर और फादर ए और बी ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस हैं, यानी कि आई ए स्मॉल आई मान लो फादर हो गया, तो आई ए आई बी स्मॉल आई मान लो मदर हो गई। तो देखो इससे आई ए आई बी ए बी ब्लड ग्रुप बन गया, फिर इससे आई ए स्मॉल आई ए ब्लड ग्रुप बन गया, इससे आई बी स्मॉल आई बी ब्लड ग्रुप बन गया, और आई आई ये बन गया ओ ब्लड ग्रुप। तो ये सारे अलग अलग हैं, 25% चांस हो गया, 25%, सीधा क्वेश्चन है ना, सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। अगर आप लोगों को इसके ये बनाने आते हैं, गैमेट्स बनाने आते हैं और जीनोटाइप बनाना आता है, तो बड़ा ही आसान ये क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द करेक्ट ऑर्डर। रेनिन एंजियोटेंसिन रास पाथवे कहाँ दिखा था बेटा अपन ने, 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन, तो उसके अंदर रास पाथवे आता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे, है ना। तो देखो क्या पूछ रहा है वो, ओके सबसे पहले क्या होगा, फॉल इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर कम हुई, ठीक है। जैसे ही जीएफआर कम हुई तो रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में, है ना। तो देखो क्या होता है, रेनिन पहले से ही पड़ा होता है, ठीक है, लेकिन रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कब कन्वर्ट करता है, जब आपके पास जीएफआर कम होता है और कौन से जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो जीजे सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं, है ना। तो सेकंड आपके पास ये आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा और एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एक तरीके का। फिर उसके बाद क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड आ गया तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कराएगा, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, है ना, और एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम भी कराता है वो। इसके सोडियम के पीछे पीछे क्लोराइड भी आएगा और क्लोराइड के पीछे पीछे पानी भी आएगा, है ना। और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर, ये तो रिजल्ट है लास्ट, तो ये लास्ट आएगा 3 4 5। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, सी ई डी बी ए, सी ई डी बी ए, सी ई डी बी ए, फोर्थ, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैच द लिस्ट 1 2, ओके ठीक है। ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वाइटल कैपेसिटी प्लस ईआरवी, है ना। वाइटल कैपेसिटी 500 होती है और ईआरवी आपके पास 1100 से 1200 के बीच में होती है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1000 से 1100, है ना। आईआरवी सबसे ज़्यादा होता है 2500 से 3000, रेसिडुअल वॉल्यूम अंदर जो बचता है वो होता है 1100 से 1200, और टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो आपके पास होता है 500, है ना। यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, है ना। आइए बात करते हैं, ए का थर्ड, ठीक है, बी का रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था, फोर्थ, बी का फोर्थ, ये देखो थर्ड आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, फिर दिल मैच लिस्ट, ओके।
प्रोजेस्टास्टर्ट, प्रोजेस्टास्टर्ट क्या है भैया? प्रोजेस्टास्टर्ट एक आईयूडी है जो कि हार्मोन का इस्तेमाल करता है ना। आईयूडी इंट्रायूटेरिन डिवाइस होते हैं, एक होता है नॉन हार्मोनल जिसमें लिपीज लूप आता है, एक कॉपर कंटेनिंग होते हैं जिसमें कॉपर टी मल्टीलोड 375 ये वाले आते हैं, और एक आपके पास होता है जो हार्मोन का इस्तेमाल करता है, उसमें प्रोजेस्टास्टर्ट होता है। मल्टीलोड 375 ये कॉपर कंटेनिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। डायफ्राम जो है वो बैरियर मेथड है, फीमेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, नॉन हार्मोनल है, CDRI लखनऊ ने इसको बनाया था, है ना। तो इसके हिसाब से ए का थर्ड आ गया, बी का फोर्थ आ गया, सी का फर्स्ट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ गया, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और कहाँ से आई है? ह्यूमन हेल्थ एंड सॉरी आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आई है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, राइबोसोम। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, सीधा आंसर है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। के ecological pyramid represents the relationship between organisms at different trophic levels. They are generally inverted. inverted होते हैं बेटा, inverted कब? पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कहीं भी देख लो। पिरामिड ऑफ एनर्जी 10% लॉ को फॉलो करता है, हमेशा अपराइट होता है यूनिवर्सली, वो उल्टा हो ही नहीं सकता। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम वाटर होता है, तुम कितना ही बायोमास इकट्ठा कर लोगे। वहीं तुम बड़ी बड़ी वेल्स देखो, शार्क्स देखो कितनी बड़ी होती हैं, है ना, तो बायोमास में ऊपर की तरफ ज़्यादा रहेगा। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड, ये भी गलत हो गया, ग्रासेस का नंबर ऑब्वियस सी बात है डियर से और लायन से तो कम ही होगा यार, और ज़्यादा होगा सॉरी, है ना, सीधा बनेगा ये भी। और पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, ये भी बिल्कुल सीधा बनेगा, क्योंकि जितने भी ग्रास हैं, जितने भी पेड़ है, अगर तुम सबका वजन देखोगे और तुम शेर का वजन देखोगे तो शेर कितने ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, आंसर आ गया आपका सेकंड। नेक्स्ट देखो, फ्लाइटलेस बर्ड विथ फोर लिम्स मॉडिफाई एज पैडल लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब तैरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। तो कौन है बेटा वो? स्ट्रूथियो तो आपका ऑस्ट्रिच होता है, नहीं स्ट्रूथियो आपका, हाँ नियोफ्रेन आपका ऑस्ट्रिच हो गया, स्टाक्युला आपका पैरट हो गया, एम्फटोडाइट्स, है ना। टोनडाइट्स जो है आपकी, ये कौन होती हैं? ये आपकी होती हैं ब्लैक कलर की, क्वाक 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 करके घूमती रहती है, अंटार्कटिका और आर्कटिका पे मिलती है ना, क्या बोलते हैं इनको? पेंगुइन्स, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास रहेगा। हाँ, अगर आपको जूलॉजिकल नेम नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है। आइए बात करते हैं 151 का। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये तो एंटीबायोटिक है एक तरीके की, है ना। और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक नहीं दे रखा तो स्ट्रेप्टोकाइनेस, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स ऑफ ब्लड फ्रॉम वेसल्स, है ना। ये कहाँ है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आपका जो है ना एप्लीकेशंस, उसके अंदर ही बता रखा है कि इन सब चीज़ों को हमने बायोटेक्नोलॉजी के लिए बनाया और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। स्टेटिन्स, स्टेटिन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन है, क्योंकि ये क्या करता है बेसिकली, लाइपेज का काम होता है एक तरीके से लिपिड को तोड़ना, तो जैसे हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, हम लाइपेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट है ना। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ये देखो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 152। चूज द करेक्ट, करेक्ट पूछा है भाई, स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर इंक्लूजन्स, ओके। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा? ईआर, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स और लाइसोसोम, ये 4 चीजें आती हैं, है ना, तो ये गलत हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, बिल्कुल सही बात है, इसलिए रफ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सर्कुलर डीएनए, यस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहे जाते हैं, खुद का अपना डीएनए होता है इनके पास। A network of microtubules, microfilament and intermediate filaments present in cytoplasm is called cytoskeleton, बिल्कुल सही बात है। साइटोस्केलेटन क्या होता है बेटा? ये बेसिकली साइक्लोसिस में मदद करता है और सेल का शेप बनाए रखता है, तो एक बड़ा सा नेटवर्क बना लेते हैं ये 3 तरीके की चीजें, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ना, डबल मेम्ब्रेन होता है ना भाई। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही तो होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, ETS, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे प्रोटॉन पंप डेवलप होता है, ठीक है, याद करो, रेस्पिरेशन से भी इसका निकाल सकते हो तुम आंसर। तो BCD, ई गलत हो गया, ए गलत हो गया, BCD ओनली, फोर्थ आंसर आ गया आपके पास, है ना। आइए बात करते हैं, सेलेक्ट द सेट ऑफ फिशेस विच बिलोंग टू क्लास ऑस्टियोक्थीस, ओके। डेविल फिश नहीं, गलत हो गया।
स्टारफिश तो फिश ही नहीं है ना, इकानोडर्मेटा में आती है। फ्लाइंग फिश ओके, एंजल फिश ओके, फाइटिंग फिश यस, सॉ फिश गलत, प्रिस्टीन क्या है, कॉन्ड्योक्थीस है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड आ जाएगा, है ना। In a population grasshopper species, the chromosome number of some members is 23 and some other members possess 24 chromosome. देखो ये क्या है, बड़ा ही सिंपल है, अपन ऑप्शन बाद में देखेंगे, बट बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्रोमोसोम ग्रासहॉपर की अगर बात करें तो बेटा तो उसमें XX और XO टाइप का होता है। XX का मतलब होता है फीमेल, XO का मतलब होता है मेल। तो XX का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे टोटल 24 क्रोमोसोम है, तो फीमेल में तो 24 क्रोमोसोम मिलेंगे। अब ये O क्रोमोसोम नहीं है, O का मतलब जीरो है, यहाँ पे क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो 22 ऑटोसोम्स होंगे, फिर उसके बाद ये 23rd और 24th वाला है ही नहीं, तो 23 क्रोमोसोम मेल के अंदर होंगे और 24 क्रोमोसोम फीमेल के अंदर होंगे, है ना। तो आइए चलो बात करते हैं क्या दे रहा है ये। 23 एंड 24 क्रोमोसोम बियरिंग मेंबर्स ऑफ दिस स्पीशीज आर, 23 वाले मेल होंगे, 24 वाले फीमेल होंगे, है ना। अभी अपन ने बात करी XXX वाला, ठीक है। ओहो देखो वापस से WBC काउंट के ऊपर आया आंसर क्वेश्चन। द WBC पर्सन ऑफ ब्लड सैंपल इज 8000 पर क्यूबिक mm, ठीक है इतना होना चाहिए। हाउ मेनी इओसिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स वुड बी सेम ब्लड सैंपल अप्रॉक्सीमेटिकली, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। आपको पता होना चाहिए कि किस में कितना होता है, तो इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। तो इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, 2 से 3% के आसपास अपने पास होते हैं, और जो आपके पास लिम्फोसाइट्स होते हैं वो लगभग लगभग आपके पास आ जाते हैं 20% के आसपास, है ना। तो 8000 का 20% आपका 1600 पड़ जाएगा। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट सीधा सीधा, ठीक है। ओके, द टॉक्सिन्स प्रोटीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, बीटीन की बात हो रही है, कोडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जीन वुड कंट्रोल बॉलवॉर्म्स एंड कॉर्न बोरर। तो बेटा बॉलवॉर्म्स और कॉर्न बोरर इनके लिए यूज़ किया जाता है। बॉलवॉर्म्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा रहेंगे, क्राई फर्स्ट AC, है ना। और कॉर्न बोरर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्राई फर्स्ट AB। अच्छा क्राई सेकंड AB भी इसी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, AC तो गलत हो गया, क्राई फर्स्ट AC क्राई फर्स्ट AB, ये देखो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट है क्वेश्चन आपका, BT कॉटन जेनेटिक्स जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उसके अंदर दे रखा है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो ए है निकोटीन। निकोटीन यस ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ना, एड्रिनल ग्लैंड से कैटेकोलामीन्स रिलीज कराता है। मॉर्फिन इज अ वेरी सेडेटिव एंड पेन किलर, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन वेरी पावरफुल एंड वो है ड्रग है एक तरीके की। हीरोइन, हीरोइन क्या करती है भैया, यूफोरिया, है ना। नहीं अगर कोकेन दे रखा है तो यूफोरिया कोकेन करेगा। तो आपके पास डिप्रेसेंट स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन हीरोइन, और कोकेन क्या है, यूफोरिया इंक्रीज्ड एनर्जी, है ना, पागल हो जाता है इंसान। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, नहीं ए का सेकंड, बी का थर्ड, इसमें आ रहा है सी का क्या कर रहा है अपन ने, सी का फोर्थ। हाँ तो सेकंड आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। फिर द मैच द लिस्ट, टिटनी, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट डायरेक्टली कर सकते हैं अपन यहाँ से, है ना। बी का तो फर्स्ट मिल गया हमको। टिटनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ऑटो इम्यून डिसीजन आपका इसके अंदर देखा जाए तो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ऑटो इम्यून डिजीज माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया। और प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, क्योंकि डिस्ट्रोपिन जो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन होता है अपना सबसे बड़ा प्रोटीन है, सबसे बड़ा जीन है, वो नहीं बन पाता है, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी डी का आपका सीधा सीधा फोर्थ आ रहा है। तो डी का आपका फोर्थ आ रहा है, और ए का आपका क्या आ रहा है, ए का आपका आ रहा है टिटनी, वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल ड्यू टू लो कैल्शियम प्लस आयन, है ना। पैराथायरॉयड टिटनी भी हो सकती है और नॉर्मल टिटनी भी हो सकती है। तो ए का थर्ड आ गया और डी का फोर्थ आ गया, सीधा सीधा आंसर आपके पास आ गया फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द एनिमल हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट्स, ओके, मेल हनीबीज। देखो यार मतलब
इससे ज्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है, एनटीए ने एक ही चीज के ऊपर एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मतलब कितना इजी है सोचो ये, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो दूसरा तो अपने आप ही आता है आपको, है ना। हालांकि बहुत प्यारी चीज है, यहाँ पर पूछा जा सकता था प्लांट के केसेस में भी, है ना, प्लांट के केसेस में भी पूछा जा सकता था यहाँ पे, बढ़िया। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो, इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेट, अरेंज दीज स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, डिफ्यूजन ऑफ और O2 CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 अक्रॉस द एल्वेलियर मेम्ब्रेन, ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच CO2 ड्रॉन, हाँ, तो सबसे पहले तो वेंटिलेशन करेंगे हम, है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेंटिलेशन करेंगे, फिर उसके बाद एल्वेलियर मेम्ब्रेन के बीच में डिफ्यूजन होगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने के बाद ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, है ना। देख लो, CBEAD, फोर्थ आंसर, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर्स एंड स्ट्रक्चर्स अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। ओके, फीमेल गैमेट में आउटर से इनर चलना है हम लोगों को, तो सबसे बाहर हमारे पास होती है कोरोना रेडिएटा, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कोरोना रेडिएटा कौन होता है बेटा, ग्रेनुलोसा सेल बनाते हैं, ये एग मतलब ओवम बना खुद सीक्रेट नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके अंदर की तरफ हम चले तो जोना पेलिसोडा आती है, ये नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनती है, और ये एग खुद सीक्रेट करता है। फिर हमारे को क्या मिलती है, फिर हमको पेरीविटलाइन स्पेस मिलती है, याद करो, जहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी जो है वो बन के डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, है ना। तो क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, तो CABD, CABD सेकंड आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो, द ह्यूमन प्रोटीन नेम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। बेटा एम्फीसीमा जिसको स्मोकर्स डिजीज बोलते हैं ना, देखो क्या होता है, ट्रिप्सिन जो होता है ना, एल्वोलाई की जो वॉल के बीच में प्रोटीन की लेयर होती है, जिससे वो बहुत अच्छी वेस्कुलर होती है और उसके अंदर अच्छे खासे ऐसे ग्रूव्स बनते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है, ट्रिप्सिन उसको काटता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ट्रिप्सिन को ऐसा करने से रोकता है। जिन लोगों को एम्फीसीमा होता है ना, उनके अंदर देखा गया है कि एंटीट्रिप्सिन नहीं होता, जिसकी वजह से ट्रिप्सिन ज़्यादा एक्टिवेट होता है और वो एल्वोलाई की वॉल की प्रोटीन्स को काट देता है ना। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को हम लोग एम्फीसीमा डिजीज को क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ओके, आओ नेक्स्ट बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखना है हमको, मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन RBC इज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, सही बात है, RBC में प्रोटीन ज़्यादा होता है, लिपिड कम होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन बाइलेयर, बिल्कुल सही बात है ना, और लेसिथिन होता है, ये भी आपको पता ही होगा। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल फॉर्म्स मीजोसोम, ये भी सही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात चल रही है ना, तो बैक्टीरिया के अंदर होता है ये, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मीजोसोम नहीं बनता। Tails towards the inner part of phospholipid are hydrophobic and thus protected from aqueous medium. ये भी सही बात है ना, ऐसा होता है, तो यहाँ भी पानी होता है, यहाँ भी पानी होता है, ये मान लो आउटर एरिया है, ये साइटोप्लाज्म है, तो टेल जो है अंदर की तरफ होती है, प्रोटेक्टेड रहती है। एंड ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बैक्टीरिया के केस में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के केस में है, हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में ना तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग मिलती है। A B and D, फोर्थ आंसर आपका आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 164, मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाय फीमेल फ्रॉग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये देखो बड़ा ही अच्छा है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्वेश्चन है। बल्जिंग आइज नहीं, दोनों के अंदर होती है, वोकल सेक्स, यस, मेल फ्रॉग जो है वो टर टर की आवाज निकाल के फीमेल को बुलाते हैं अपने पास, कहाँ भैया, है ना। फिर वेब्ड डिजिट्स इन फीट, ये दोनों के अंदर होती है बेटा, तैरने में मदद करती है। कप्युलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स, ये बिल्कुल सही बात है। एंड ऑलिव ग्रीन कलर स्किन, नहीं, ये भी दोनों के अंदर होता है, B and D, ठीक है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि फ्रॉग मेल है या फीमेल है, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं इसे। ओके, देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द वेरल्स पर्ल लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक है बेटा, लॉजिस्टिक है, इसका मतलब क्या है, dN/dt Rn k कैरिंग कैपेसिटी माइनस n अपॉन k, तो डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे, है ना, प्लस आ गया यहाँ पे, ये गलत हो गया, k ऊपर आता नहीं है, k माइनस n अपॉन n नहीं आता है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से।
166 आ जाए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रॉग्स एनाटॉमी। ओके, फ्रॉग की एनाटॉमी के बारे में बात चल रही है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। हाँ, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम वेन। नहीं, 12 नहीं होती हैं, कम होती हैं, 12 हमारे अंदर होती हैं। द यूट्रस एंड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका इन फीमेल फ्रॉग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूट्रस और ओविडक्ट अलग से ओपन होती है क्लोएका के अंदर, है ना, पहले आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ऑप्टिक लोब्स। नो, गलत, ऑप्टिक लोब्स नहीं होते इसके अंदर। ठीक है, साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। राइट एट्रियम फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल सही बात है ना भाई। एक तो आता है आर्टेरियोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस, और एक होता है ये हमारे पास साइनस वेनोसस। तो साइनस वेनोसस जो हमारा वेंट्रिकल होता है, मतलब फ्रॉग का, उसको राइट एट्रियम ऑफ वेनोस, सॉरी, एट्रियोसिस जो होता है वो आपके वेंट्रिकल से जुड़ता है, और साइनस वेनोसस जो होता है वो आपके राइट एट्रियम, क्योंकि राइट एट्रियम के अंदर ही क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है ना। तो ए, सी और ई, सेकंड, ए, सी एंड ई। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ आर एच ग्रुपिंग। ओके, आर एच ग्रुपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज अ कंडीशन ऑब्जर्व्ड हैविंग फीटस विद आरएच नेगेटिव ब्लड। नहीं, फीटस का आरएच पॉजिटिव होना चाहिए और मदर का आरएच नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो मदर की बॉडी को दिखेगा यार ये कौन सी चीज नहीं आ गई। नहीं, चलो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, आरएच एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन आरबीसीज इन द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। यस, इसलिए मेजॉरिटी के अंदर यानी लगभग 80% आरएच पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सही बात है ये। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरएच ग्रुप शुड बी मैच, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव को नेगेटिव का नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का चढ़ा सकते हो, लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का नहीं चढ़ा सकते, गड़बड़ हो जाएगी। RH incompatibility is observed when a pregnant mother is RH negative and the fetus is RH positive। ये भी सही बात है, तभी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंटी RH एंटीबॉडीज टू द मदर immediately after delivery of the second child। No, बिफोर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड के अंदर गड़बड़ होती है, फर्स्ट चाइल्ड का अगर प्लेसेंटा मिक्स हो गया ब्लड के साथ तो फिर बन जाएगी, है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा हमारे पास। तो क्या पूछा गया है आपके पास, करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अच्छा, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है? ए और ई अपने गलत हैं, बी सी डी गलत सही है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बेटा, तो ए और ई आपके इनकरेक्ट है, ए और ई आपके इनकरेक्ट है ना, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है ना। आइए 168, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन एंडोस्केलेटन। ह्यूमन एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है, पता है ना आपको, हड्डियां। तो ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडालिक, गलत, डाइकोंडालिक स्कल होता है, डाइकोंडाल्स होते हैं ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, है ना, यहाँ पे गलत हो गया ये तो। द जॉइंट बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रा इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। हाँ जी, कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं, बात तो बिल्कुल सही है ना, हियालिन कार्टिलेज होता है। इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज 7। सही बात है, C7, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है हमारे पास। ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट टू पेयर्स आर बाइसेफेलिक। नहीं, लास्ट वाली भी बाइसेफेलिक होती है ना, गलत। देखो, बाइसेफेलिक आगे से नहीं, पीछे से वर्टिबल कॉलम से जुड़ने के लिए होता है बाइसेफेलिक। ऐसे वर्टिबल कॉलम होती है जैसे बीच में, तो ऐसे और ऐसे लिप्स जुड़ती है, इसको बाइसेफेलिक बोलते हैं, सारी होती है। और लास्ट हमारे पास क्या है, द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल इज आर्टिकुलेटेड विथ एटलस वर्टिब्रा। ये बिल्कुल सही है ना, 2 कॉन्डाइल्स के भी। तो ए गलत हो गया मेरे पास, डी गलत हो गया, बी सी और ई करेक्ट। करेक्ट पूछा ना, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई। ठीक है, आइए बात करते हैं 169, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, कोलिसिस्टोकाइनिन और प्रोजेस्टेरोन, ये बेटा हमारे हार्मोन वाले चैप्टर से आ गया है, जो आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है, 11th क्लास का। तो कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई इन मेमोरी ग्लैंड्स ना, ये तो प्रोजेस्टेरोन करेगा। एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। कॉलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाटिक जूस और एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। और कॉर्टिजोल स्टिमुलेट द, नहीं ये तो प्रोजेस्टेरोन हो गया।
और कॉर्टिसोल को एंटी इन्फ्लामेटरी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, एंटी इन्फ्लामेटरी, आरबीसी फॉर्मेशन, कार्डियोवैस्कुलर, बहुत सारी चीज़ें कॉर्टिसोल के बारे में दे रखी थी आपको, है ना। तो क्या आ गया बेटा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, सेकंड आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, सेकंड आंसर आ गया, है, नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा बट देखने की जरूरत नहीं है, जब एक आंसर मिल गया तो दूसरा नहीं मिलेगा, है ना। The following are the stages of life cycle of plasmodium. Arrange the stages in proper order. ठीक है, प्लाज्मोडियम बेटा हमारे पहले लिवर सेल में जाता है, फिर आरबीसी के अंदर जाता है, रिंग स्टेज बनाता है, फिर वहाँ पे गैमीट बनाता है, गैमीट बना करके इंतजार करता है, फिर वो गैमीट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर फर्टिलाइज होते हैं और उसके बाद स्पोरोजॉइड स्टेज बनती है और वो स्पोरोजॉइड स्टेज वापस से हमें इन्फेक्ट करती है, ठीक है। तो बात करते हैं, ओके, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी बस्टिंग द सेल, पहले घुसना भी तो चाहिए, तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली लिवर सेल, ये इससे पहले आएगा, बी ए से पहले आएगा, गैमेटोसाइट डेवलपमेंट आरबीसी ये लास्ट में आएगा, स्पोरोजॉइट रीच टू लिवर थ्रू द ब्लड, ये मेरे हिसाब से ठीक है, फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजाइट, तो सबसे पहले फीमेल मॉस्किटो ने स्पोरोजाइट इंजेक्ट किए, ये स्पोरोजाइट ब्लड लिवर के पास पहुंचे, फिर लिवर के अंदर, है ना, लिवर के अंदर ये काम चला, देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले फीमेल मॉस्किटो ने काटा, स्पोरोजाइट ब्लड में डाले, ब्लड से ये गए लिवर के पास, है ना, लिवर सेल बी, फिर बी के बाद वो आरबीसी में गए और आरबीसी के बाद आगे चले गए, है ना। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ई डी बी ए और फिर सी, ई डी बी ए सी, ई डी बी ए सी, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछना हमसे, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज इज इनकम्प्लीट, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर इनकम्प्लीट होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है ना, उनके अंदर ब्लाइंड सैक फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब होता है, मतलब एक ही ओपनिंग होती है, वही एनस की तरह काम करती है, वही काम करती है आपके माउथ की तरह, ठीक है। फिर बाइलेटरल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडल्ट इकाइनोडर्मिट्स ना, लार्वा, इकाइनोडर्मिट में स्टारफिश, लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है पर एडल्ट तो पेंटारेडियल होते हैं, ठीक है। सूडोसिलोम इज पोजेस्ड बाय एस्की हेल्मिन्थीस, भैया कई बार बोला है आप लोगों को, ये तो कई लोगों ने बोला होगा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना, सूडोसिलोमेट। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू द लाइफ इन द क्लास ऑफ कॉन्ड्रोक्टिस, यस, प्रॉपर नोटोकॉर्ड, प्रॉपर कॉर्डेट है वो। मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, नो, रेप्टिलिया एम्फीबियंस सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइक्लोथम्स होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो बी और ई इनकरेक्ट है, बी और ई इनकरेक्ट है, ठीक है। 172 द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन अ सिनेप्स इज प्रेजेंट ऑन, बेटा स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, तो क्या होता है, ये मेरा न्यूरॉन है और ये मेरे रिसेप्टर है, तो इसे प्री सिनेप्टिक और इसे पोस्ट सिनेप्टिक कहेंगे, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर होते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं जिनसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके, मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग हमसे पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन करेक्ट पूछा है, ठीक है। द मोटर न्यूरॉन्स कैरीज सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सार्कोलिम ऑफ मसल फाइबर, बिल्कुल सही बात है। मोटर न्यूरॉन हमारे सीएनएस का पार्ट होते हैं, सीएनएस में भी किसके एसएनएस का पार्ट होते हैं, अगर हम स्ट्रेटिफाइड मसल्स के पास लेके जा रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, द न्यूरल सिग्नल जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच कॉजेस रिलीज ऑफ कैल्शियम +2 इन सार्कोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है, और कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकल करके सार्कोप्लाज्म के अंदर आता है, और याद करो वो कैल्शियम क्या करता था, फिर कैल्शियम जो था वो ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड करके ट्रोपोमाइसिन को हटाता था और एक्टिन से मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती थी, तो इंक्रीज कैल्शियम +2 इनएक्टिवेट्स द एक्टिन फॉर ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिज, ये गलत हो गया, इनएक्टिवेशन नहीं होता। एक्टिव बाइंडिंग साइड ऑन मायोसिन हेड फॉर्म क्रॉस ब्रिज, ये बिल्कुल सही बात है, और शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर टेक्स प्लेस बाय पुलिंग एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, बिल्कुल सही बात है। ए बैंड अनाइसोट्रोपिक बैंड होते हैं ना, मायोसिन और एक्टिन दोनों के बनते हैं, और एक्टिन को पास की तरफ खींचा जाता है, तो आपके पास ए बी डी और ई करेक्ट है, और आपके पास अकेला सी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज नहीं हो सकता, इनएक्टिवेट्स नहीं हो सकता वो। 174 which of the following is not an example of convergent evolution, बेटा convergent evolution, convergent का मतलब क्या है, बहुत सारी जगह से एक पर्टिकुलर जगह पे स्पीशीज आई हैं,
तो अब उनका सेम टाइप का अडेप्टेशन होना चाहिए, तभी जाके वो सर्वाइव कर पाएंगी, है ना। ये क्या है बेटा, एक तरीके से एनालोगस ऑर्गन को बताता है ना। तो देखो, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है, ये नहीं हो सकता। फोरलिम्ब ऑफ वेल्स एंड बैट, ये हो सकता है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बिल्कुल सही बात है, ये भी होमोलोगस ऑर्गन में चला गया। ये एनालोगस ऑर्गन में चला गया, ये होमोलोगस में चला गया। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये भी चला गया, है ना। तो ये बाकी के जो तीन हैं, ये बाकी के जो तीन हैं, ये आपके एनालोगस ऑर्गन के बारे में बताते हैं, ये होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बता रहा है। और होमोलोगस ऑर्गन किसको बताता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है ना। हमें नॉट पता करना है, नॉट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, द जेजी इज स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डैश रिलेटेड टू द सेम नेफ्रॉन। ओके, तो जेजी सेल्स के अंदर बेटा क्या होता है, एक तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के कुछ सेल्स होते हैं जिनको मैक्यूला डेंसा सेल बोलते हैं, और उसके साथ ही आपके जो इफेरेंट आर्ट्रियोल होता है उसके थोड़े से सेल्स होते हैं। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड इफेरेंट रीनल आर्ट्रियोल सही बात है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल गलत हो गया, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफेरेंट रीनल आर्ट्रियोल, यस एफेरेंट, है ना। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड इफेरेंट रीनल आर्ट्रियोल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नहीं होता, डीसीटी होता है, ठीक है। The following reaction depicts the activity of the particular class of enzyme. X और Y था, X और Y बना दिया, और C के बीच में डबल बॉन्ड बना दी। तो यार ये तो लाइज कराता है ना। हाइड्रोलिस पानी के साथ तोड़ता है, लाइज किसी भी चीज़ को तोड़ करके डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा देता है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, लाइज। ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर कराता है, आइसोमरेज आइसोमराइजेशन कराता है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना। लाइगेज जोड़ने का काम कर रहा है, ये तोड़ रहा है, देखो इन दोनों को तोड़ के अलग कर रहा है, तो ये जो बॉन्ड है ये दोनों यहाँ बन जाएगी और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मॉलस्क, रेप्टाइल्स, एडल्ट एम्फीबियंस एंड अमीबा। ओके, मॉलस्क के अंदर क्या होता है भाई, पल्मोनरी रेप्लिकेशन, अच्छा रेस्पिरेशन से पूछा रहा है वो। अमीबा के अंदर सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन ही हो सकता है, क्योंकि बेचारे के पास कुछ और है ही नहीं, सेल ही नहीं है ना, सेल के अलावा कुछ और है ही नहीं, ठीक है। एडल्ट एम्फीबियंस, एडल्ट एम्फीबियंस आपके मतलब जैसे फ्रॉग, पल्मोनरी और क्यूटेनियस दोनों तरीके का रेस्पिरेशन कर सकते हैं। रेप्टाइल्स सिर्फ पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया मगरमच्छ सर पानी के नीचे रहता तो बेटा सांस नहीं लेता पानी के नीचे, वो गिल्स नहीं होते उसके पास, सरफेस पे आता है, सांस लेता है लंग्स के थ्रू और वापस जाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एंड मोलस्कन्स में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, गिल्स होते हैं, ब्रैंकियल गिल्स, याद करो मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल्स होते हैं, ब्रैंकियल गिल्स, है ना। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ये दोनों में आ रहा है। सी का फोर्थ, सेकंड आपका आंसर हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट 178, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल इन स्विस चीज, खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, जिससे बड़े बड़े छेद बन जाते हैं और हमारी चीज जो है वो मस्त फ्लफी फ्लफी बन जाती है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 सही बात है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ना भैया, ब्यूटाइलिक एसिड बनता है इससे, तो इसको कहाँ ले आए हम, गलत। द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड H2 ना, H2 नहीं, हाइड्रोजन गैस कहाँ बना दी, और हाइड्रोजन गैस चीज़ बनाने के लिए अंदर रखना है, बम पड़ जाएगा, है ना। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये गलत हो गया। द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड H2 बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ना। द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, बहुत शर्माती है क्योंकि बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाती है ना। तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि स्विस चीज़ बनाता है, उसको स्पेसिफिक फ्लेवर मिलता है और बड़े बड़े छेद मिलते हैं। ओके, लिस्ट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू क्रोनोलॉजी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ओके, तो क्रोनोलॉजी के ऊपर आपसे लिस्ट बनाई गई है, चलिए पूछते हैं। तो 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था, डायनासोर सडनली डिसअपेयर हो गए थे। 500 मिलियन ईयर्स अगो इन्वर्टिब्रेट बने थे, एक्टिवेट हो गए थे। 350 मिलियन ईयर्स अगो सी वीड एंड प्लांट एग्जिस्ट करते थे, और 320 में जॉलेस फिश और प्रॉबेबली हुई थी, है ना। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, है ना, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, है भगवान कितने करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज। ओहो, कॉमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, इनके बारे में बात चल रही है। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कॉमनसेलिज्म
ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ये दोनों एक कैटेगरी के अंदर है ना। बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, सही बात है। बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन कॉमर्शियलिज्म, एक स्पीशीज को फायदा होता है, एक को नुकसान, मतलब एक को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, कुछ भी नहीं होता। इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट द अदर इज हार्म, बिल्कुल सही बात है, पैरासाइट को फायदा होगा, होस्ट को नुकसान होगा। इन एमेंसलिज्म वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। एमेंसलिज्म कॉमर्शियलिज्म का जस्ट उल्टा है ना। तो बी डी एंड ई ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा पेपर हो चुका है सॉल्व गाइस। आई होप आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। फटाफट से चेक करके नीचे कमेंट करिए, बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर हल्का सा लेंदी है, और वो लेंदी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में हमेशा आपको पूरे मैच द फॉलोइंग नहीं करने होते। अगर आपको 2 कॉलम से मिल गए तो फिर आप ऑप्शन देख करके पता लगा सकते हैं। बट चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो होना था सो हो गया। टेंशन लेने का नहीं वीडियो, टेंशन देने का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बहुत मौके मिलेंगे। नीट इकलौता ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मेरी तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पेपर अगर हम लोग बात करें तो लेंदी था लेकिन ईजी था, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे, आपने देखा। अभी तो इस बार एनटीए वालों ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है ना। इस वाले कोड के अंदर देख रहे हो, एक ही चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन एक साथ उठा करके डाल दिए है ना। और वो हनी भी वाला तो मतलब कमाल हो गया यार, एक ही चीज़ से 2 क्वेश्चन उठा करके इन्होंने डाल दिए। बट बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब जो है इस बार कट ऑफ हाई जा सकती है। पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा नंबर पे जो है आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। बट जो होगा सो देखा जाएगा, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये आपका बायोलॉजी का कंप्लीट पेपर मेरी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।